टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, बेड़ी दिखाते हैं कंट्रोल कर अपने आप को। इधर एक प्याला कॉफी की बात, राइट? तो कायदा जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी में कोई सेल हो, जैसे आरबीसी है जो खून में तैर रहे हैं, हाँ जी, उनके आसपास का माहौल ही उनके लिए थर्मल रिजर्वॉयर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेल भले ही छोटे हैं, उनके आसपास खून की एक बूंद ले, वो बूंद बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उस सेल के लिए तो बहुत बड़ी है, तो उसके लिए वो थर्मल रिजर्वॉयर का काम बाकायदा कर सकते हैं, राइट? तो थर्मल रिजर्वॉयर और हीट रिजर्वॉयर क्या है? वो चीज जो अपना कांस्टेंट एक टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, और उसको अगर हीट दे या उसमें से ये हीट ले ले किसी प्रोसेस के दौरान, तो उस चीज को कोई फर्क न पड़े, उसका टेम्परेचर न बदले, तो हम कहेंगे वो एक थर्मल रिजर्वॉयर है, तो वो एक हीट रिजर्वॉयर है, राइट? आइए स्टेटमेंट, ये जो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, आइए एक बार इसको पढ़ते हैं और देखते हैं, इसके रहस्यों में गोता लगाते हैं, राइट? आइए देखें। It says it is impossible for a system to undergo a cyclic process whose sole effects are the flow of heat into the system from a heat reservoir and the performance of an equivalent amount of work by the system on the surroundings. क्या? इतना लंबा स्टेटमेंट, हाँ, इतनी सारी बातें, हाँ, क्या कह रहे हैं? पहले मैं सरल शब्दों में हिंदी भाषा में बोलता हूँ उसको, और कुछ चीजें खा जाऊंगा तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं होगा, फिर उसमें वो चीजें ऐड करके एक्यूरेट करके और दोबारा समझाऊंगा, ठीक? बिल्कुल सरलतम शब्दों में कहें तो ये कह रहे हैं वो, फर्स्ट लॉ के हिसाब से हीट और वर्क दो चीजें थी, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे, राइट? फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि सराउंडिंग से जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो दो तरह की है, या तो हीट या वर्क। फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना कहता था और कुछ नहीं, ठीक है? और बाउंड्री चेंज करते तो हीट और वर्क में चेंज भी आ सकता था, जिसको हम हीट कहते थे वो वर्क बन सकता था, वैसे वर्षा ऐसा बोलते थे। सेकेंड लॉ के पास एक नया ड्रामा है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि हीट और वर्क कहने को तो दोनों एनर्जी है, पर दोनों सेम क्वालिटी ऑफ एनर्जी नहीं है। व्हाट? यस, सेकेंड लॉ कहता है although heat and work both are forms of energy, no doubt, but they are not exactly the same. कैसे? हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। व्हाट? जी हाँ, सेकेंड लॉ का मानना है हीट एक ज्यादा रैंडम या केओटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क एक लेस रैंडम या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, तो लेस रैंडम से मोर रैंडम हो सकता है। वर्क कैन बी वर्क विच इज मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी can be entirely converted to heat, which is more random form, yes, but the more random form, which is heat, cannot be 100% converted to a less random form work. वो अपने आप पूरी की पूरी डिसऑर्डर्ड जो एनर्जी है वो ऑर्डर्ड या ऑर्गेनाइज नहीं होगी, ऐसा कह रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, तो रैंडमनेस बढ़ती है, तो बात पहले से चल रही थी, हाँ ये वही है। तो वैसे अगर देखें तो सेकंड लॉ का बहुत पॉपुलर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो यही है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ जाती है, यूनिवर्स में रैंडमनेस हमेशा बढ़ जाती है, कोई भी प्रोसेस, राइट? और उस पर भी आएंगे और ढंग से उसको देखेंगे, पहले उसको ढंग से देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ शब्द हमने जो खाए थे वो कौन से थे? साइक्लिक, अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस, सोल इफेक्ट्स, फ्लो ऑफ हीट, ये सब क्या है? हीट रिजर्वॉयर, परफॉर्मेंस ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट। सुनने में खतरनाक लग रहा है, पर टुकड़ा टुकड़ा मेरे साथ देखिए, आपको मजा आएगा। उन्होंने कहा, पहली बात तो देखो ये क्या है? ये थर्मल सोर्स या हीट सोर्स है जिसका टेम्परेचर T2 है। ये कोई हायर टेम्परेचर पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे जलती हुई आग हो सकती है, ठीक है? उससे किसी चीज ने एनर्जी ली, हाँ जी, और उस चीज ने किया वर्क, हाँ जी, लेकिन उस प्रोसेस में कुछ और हीट उससे बर्बाद हो गई, कहीं और चली गई, जिसको हमने कहा सिंक, जिसका टेम्परेचर है T1। ये हीट सिंक या थर्मल सिंक है, ये भी थर्मल रिजर्वॉयर है एक तरह से, ठीक है?
हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर हीट जा रही है। हाँ, जैसे आग जलाई तो जलती हुई आग से प्रेशर कुकर गर्म हुआ, हाँ जी, उससे सीटी बजी, कुछ वर्क हुआ, यस। लेकिन उसमें काम और भी हो रहा है क्या? प्रेशर कुकर गर्म भी हो रहा है, जी हाँ। और प्रेशर कुकर उस हीट को आसपास के एनवायरनमेंट में छोड़ भी रहा है, बिल्कुल। तो कुछ एनर्जी के आसपास के एनवायरनमेंट में जाके बर्बाद भी हो रही है, उससे वर्क नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, सच है। ठीक। तो वो ये कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब जब आप यहाँ पे जब जब आप सेकेंड लॉ का कहना है कि जब भी ऐसा होगा कि कोई सिस्टम हीट लेगा और वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ हीट ले ले और पूरा का पूरा वर्क कर दे ना, ये संभव नहीं है। उसको कुछ ना कुछ हीट बर्बाद करनी पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं खो जाएगी, कहीं और चली जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, तुम इसे रोक नहीं सकते। ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, मतलब इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम, ठीक है, टू अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस। कोई सिस्टम हो, वो घूम फिर के साइक्लिक प्रोसेस करके सेम पॉइंट पर लौट आए, ठीक है। और उस पूरी प्रोसेस में अगर सिर्फ इतना है कि आपने पूरी प्रोसेस में सारे स्टेट फंक्शंस का तो चेंज जीरो हो गया, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस सब जीरो हो गए, लेकिन उसमें हीट और वर्क बच जाएंगी, हाँ जी। अब ये सेकेंड लॉ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने जो सिस्टम को हीट सप्लाई करी थी, वो 100% सिस्टम उससे वर्क कर दे। वो सिस्टम कहीं ना कहीं वो हीट का एक अंश कहीं और डंप करेगा, बर्बाद करेगा, वो बर्बादी कंपलसरी है, तुम उससे बच नहीं सकते। ये कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो विद्यार्थियों को पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगता है। क्यों बर्बाद करेगा? हो सकता है कोई खराब हमने सिस्टम बना रखा हो, एफिशिएंट सिस्टम बनाएंगे तो नहीं होगा बर्बाद, नहीं होगा। खूबसूरती यही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑब्वियस लगता था, सेकंड लॉ विचित्र लगता है सुनने में, पर ये बर्बादी प्रकृति में इनबिल्ट है, आप इसे चाह कर भी रोक नहीं सकते। यही आपको बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को अलग अलग रूपों में, अलग अलग भाषाओं में और डिटेल में, अलग अलग एंगल से देखेंगे हम और बातें करेंगे। थोड़ा सा हैरान मत होइएगा इसको सुनकर, हमारे साथ बने रहिए और टुकड़े टुकड़े कर कर हम इसे काटेंगे और चबा चबा कर स्वाद लेकर खाएंगे और हजम कर लेंगे, ठीक है ना? चलो आगे देखो। ध्यान रखना, हीट जो है हमने कहा ये ज्यादा रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क जो है वो ऑर्डर्ड या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क से 100% हीट बना सकते हैं, इसका मतलब ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर जा सकते हैं, लेकिन डिसऑर्डर से ऑर्डर अपने आप नहीं जा सकते। हीट अपने आप को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकती, ये बंदिश है। यानी कि सेकेंड लॉ बताता है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से हीट और वर्क दोनों एनर्जी थे, विच इज फाइन। सेकेंड लॉ बताता है quality of energy is not same, there is a dissymmetry, work is slightly superior in the sense it is more organized, and heat is somewhat inferior because it is more disorganized or randomized form of energy, okay? चलो यहां से आता है सेकेंड लॉ का एक दूसरा स्टेटमेंट जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा इजीली समझ में आ जाता है। क्या वो है? whenever a spontaneous process occurs in the universe, total entropy of universe always increases. अगर कोई भी प्रोसेस यूनिवर्स में हो रही है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में कहते हैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जितनी भी है वो सारी की सारी प्रोसेसेस इरिवर्सिबल है। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स always increases. Entropy of universe always increases in any process. कोई भी प्रोसेस हो ब्रह्मांड में, उससे एंट्रोपी बढ़ ही जाती है। अच्छा, एक और पोर्शन इसका जो यहाँ साफ साफ नहीं लिखा वो भी बता दें। इन एन ओवरऑल रिवर्सिबल प्रोसेस, इन एन ओवरऑल रिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स सेम। अगर प्रोसेस इंटरनली एक्सटर्नली हर तरफ से रिवर्सिबल है, तब उस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज नहीं होती। लेकिन ट्रूली रिवर्सिबल प्रोसेस को तो इनफाइनाइट टाइम लगता है, हाँ जी। तो जो फाइनाइट टाइम में होने वाली प्रोसेसेस हैं, जी हाँ, वो इरिवर्सिबल है बिल्कुल,
और उनमें से अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाती है, उसमें हमेशा एक चीज की गारंटी है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा 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 बढ़ ही जाएगी, वो कभी कम नहीं होगी, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ऐसा कथन है किसका? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, राइट? क्यों? हाँ, क्यों नहीं, ये है, ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान की लीला है, जिसे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत से खोजा है। ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर सपोज्ड टू बी द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एंटायर साइंस। जितनी मॉडर्न साइंस है उसके बहुत बड़े भारी और महान लॉज में से हैं तीनों लॉज। ये हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं है, ये बस हैं, और इनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, इसलिए भी ये है, they just exist, right? Like sun exists. I mean, there's no proof sun exists. You just open your eyes and see it is there. That's it. So that's the way. So delta S universe is delta S system plus delta S surroundings. ठीक है? क्या ये पॉजिटिव है? हाँ जी, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कहता है सेकंड लॉ। सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स स्टैंडर्ड शब्द है, आप जानते हैं इनके बारे में, बहुत बड़ी बात। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मैथमेटिकल क्राइटेरिया है। हाँ, क्या डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। और कितना होता है डेल्टा एस यूनिवर्स? सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दो, उनके डेल्टा एस जोड़ दो, तो पूरी यूनिवर्स का डेल्टा एस आ जाएगा आपके पास, बस, राइट? इस तरह से। एक और चीज, सेकंड लॉ नहीं कहा था, अगर प्रोसेस ओवरऑल रिवर्सिबल है, ट्रूली रिवर्सिबल है, उसमें सिस्टम का एंट्रोपी चेंज जीरो होगा। अगर इरिवर्सिबल है, ऑफ कोर्स तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। एक मजेदार चीज और, अब आप इसका एक फिनोमेना देखिए। हमने कहा है एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज मैक्सिमम कब? व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। समझ गए क्या? इक्विलिब्रियम पर है जो सिस्टम, उनकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। नहीं, आइसोलेटेड होना जरूरी है बाबू। अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एंट्रोपी इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम होगी। अच्छा, लेकिन सिस्टम्स तो हमेशा अपनी एंट्रोपी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, इसका मतलब यही है कि सिस्टम्स हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर जाने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब क्या होगा? तो कुछ चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा एस जीरो हो जाएगा। ऑफ कोर्स डेल्टा एस जीरो हो जाएगा। डेल्टा एस ही नहीं, डेल्टा ऑफ ऑल द स्टेट फंक्शन वुड बिकम जीरो। क्वेश्चन की बात है, ऑफ कोर्स। आइए देखें, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द एंट्रोपी क्या होगा? either increases or remains constant, either decreases or remains constant, can never decrease or can never increase. यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स आल्सो इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो क्या एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ती है? इन अ ट्रूली रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है देन इट विल ऑलवेज इंक्रीज, इट इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट। इट ईदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट भी रह सकती है, हाँ, अगर ट्रूली रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रह सकती है, राइट? चलो अगला क्वेश्चन आगे। ओह वाह, ये तो बड़ा क्वेश्चन लगता है। हाँ, तो डरना कैसा पड़ते? देखो, फॉर एन आइडियल गैस कंसिडर ओनली पीवी वर्क इज गोइंग फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट x टू द फाइनल स्टेट z। दो स्टेप्स हैं, x से y पे जा रहा है और y से z पे। x से y पे जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है, और y से z पे आ रहा है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्यों? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। The final state z can be reached by either of the two paths as shown in the figure. डायरेक्ट x से z भी जा सकते हैं when pressure is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसे आ जाएगा, या नहीं दादा ऐसा आ जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, विद अ नेगेटिव स्लोप, या P इज इक्वल टू KV वेयर K इज अ नेगेटिव कांस्टेंट, ऐसा आ जाएगा। ये भी एक प्रोसेस है, जैसे भी हो भगवान जाने। ठीक है, which of the following choices is are correct? Take delta S as a change in entropy and W as work done. ठीक है, फाइन। हमसे पूछा है कि क्या क्या होगा, आइए देखते हैं।
x से z का जो डेल्टा s है, हाँ जी, वो x से y प्लस y से z के बराबर है। ऑफ कोर्स होगा, क्यों? अरे स्टेट फंक्शन है, और होता ही क्या है, ये तो सही बात है। फिर डेल्टा x, सॉरी यहाँ पे तो वर्क की बात आ गई तो बाद में करेंगे। डेल्टा s फॉर x से y से z, अच्छा x से y आया, y से z आया, और वो x से y दोनों बराबर है। नहीं, क्यों बराबर होंगे? ये तो तभी हो सकता है जब y से z जीरो हो। y से z जीरो कैसे हो सकता है? आपने प्रेशर कम किया है तो आपने टेम्परेचर कम किया होगा, एंट्रोपी तो चेंज होगी, तो ये तो पक्का गलत है। ए सही है, बी गलत है, क्योंकि दोनों में एंट्रोपी की बात हम उनको देख चुके हैं। आइए अब एक्सप्लोर करते हैं किसको, बी और सी को। देखते हैं, वर्क फ्रॉम x टू z इज x टू y प्लस y टू z, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। x से z का वर्क है ये, एरिया अंडर द कर्व, ऐसा। और x से y और y से z कैसा है? बड़ा खतरनाक है जी, कैसा? तो इस तरह का है। अच्छा, ये गलत है? ऑफ कोर्स गलत है, वर्क तो वैसे भी पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं होता। एंड सी, वर्क इन x टू y टू z, यानी कि x से y और y से z इज सेम एज वर्क डन फ्रॉम x टू y। हाँ, y से z में तो पीवी वर्क है ही नहीं, और सिर्फ पीवी वर्क की माना है, तो ये तो सही है। ए सी, ए एंड सी आर ब्यूटीफुल एंड करेक्ट आंसर्स। राइट, क्वेश्चन उतना भयंकर है नहीं जितना दिखता है। धैर्य से पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। For the process H2O liquid giving you H2O gas at 100 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure, the correct choice is, ठीक है, अगर लिक्विड से वेपर बन जाए, पानी उड़ जाए, तो क्या होगा? क्या एंट्रोपी बढ़ेगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी। तो डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव है, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर वो लिक्विड से गैस बन रहा है, उड़ रहा है, तो वो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन या वेपराइजेशन एब्सॉर्ब करेगा। हीट खुद एब्सॉर्ब करेगा, तो कहां से लेगा? सराउंडिंग से लेगा। सराउंडिंग से लेगा, सराउंडिंग एंट्रोपी कम हो जाएगी। जी हाँ, तो डेल्टा सराउंडिंग इज नेगेटिव एंड डेल्टा सिस्टम इज पॉजिटिव। यस, बिल्कुल सही है, शानदार। ये तो बहुत ही आसान था, जेई का क्वेश्चन है। मैंने कब कहा मुश्किल होते हैं जेई के क्वेश्चन। अगला देखें, चलिए। मोलर हीट कैपेसिटी सीपी ऑफ CD2O गंध इज 10 किलो कैलोरीज, अच्छा, एट 1000 केल्विन, ठीक है। तो सीपी ऑफ CD2O, जैसे बड़े और गंदे कंपाउंड दिए हो ना, तो उनको 1,2 ऐसा भी बोल सकते हैं ना। इज हाउ मच? दिस इज 10 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट सी होती है। द चेंज इन एंट्रोपी कैलोरीज पर डिग्री associated with cooling 32 grams of CD2O vapors from 1000 Kelvin to 100 Kelvin at constant pressure will be how much? और कुछ आए ना आए, हमें डेल्टा एस के बारे में कुछ चीजें तो आती हैं। क्या? डेल्टा एस इज एन आर एल एन P2 बाय P1 माइनस लगा के प्लस एन सी पी एल एन T2 बाय T1, ठीक है, बिल्कुल। तो कैसे करेंगे इससे? और देखो, बोला है कांस्टेंट प्रेशर पर हमने उसको हीट किया है, तो P2 P1 तो सेम है, तो ये तो जीरो हो गया, और ये आ जाएगा NCP ln T2 बाय T1। मोल्स कितने हैं बाबू? CD2O कार्बन है 12, ड्यूटेरियम 2 और 2 4, ऑक्सीजन 16, ये 32 लग रहा है। 32 ग्राम मतलब 1 मोल है। 1 मोल। CP कितनी है? वो है 10 कैलोरी पर मोल केल्विन। ln T2 बाय T1 1000 बाय 10। ओहो, ये क्या हो गया? कितना आसान है, कैलकुलेशन बहुत ही प्यारी है। क्या जाएगा? दिस इज 10 कैलोरी पर केल्विन और ln 100 इज ln 10 स्क्वायर।
10 square 2 बाहर आ जाएगा. This is 20 ln 10 2.303 calorie per Kelvin. How much is that? This is 46.06 calories per Kelvin. ये आ गया change in entropy. Right? This is the answer. ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन ही है. कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं, आपको आना चाहिए. एक और हो जाए. चलिए. The next one. Which of the following are not correctly matched? इनमें से किसकी सही सही मैचिंग नहीं करी गई है? देखते हैं. प्रोसेस और एंट्रोपी चेंज. Isothermal reversible compression of an ideal gas. Wow. Isothermal reversible compression है आइडियल गैस का. ठीक है. डेल्टा एस क्या होता है? NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1. आइडियल गैस में तो हमेशा ये चलता ही है. आइसोथर्मल था तो ये तो बड़ा आसान है. आप कह सकते हैं ये तो जीरो हो गया. हाँ जी. और ln V2 by V1 कंप्रेशन हो रहा है तो V2 is less than V. Therefore ln V2 upon V1 is less than 0. एंट्रोपी कम हो रही है. जी हाँ. तो डेल्टा एस सिस्टम इज नेगेटिव. बढ़िया है. और आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस भी देखते हैं. इसमें क्या है? अगर फ्री एक्सपेंशन है आइडियल गैस का, फ्री एक्सपेंशन है तो यानी कि वर्क डन जीरो है. और आइसोथर्मल है इसका मतलब डेल्टा यू जीरो है. इसका मतलब ये क्यों? डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू जीरो है. पर क्यू क्या था? Q प्लस W था डेल्टा U. तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो Q ऑल्सो जीरो. तो सब जीरो हो गए. हाँ, सब जीरो हो गए. अच्छा. तो आई मीन इसमें एंट्रोपी का क्या होगा? क्या एंट्रोपी चेंज कुछ है? हाँ बताइए. आइसोथर्मल था तो T2 T1 सेम थे, जीरो हो गए. और R N R ln V2 by V1 इसमें कुछ होगा? देख लीजिए. NR ln V फाइनल या V2 by V1. N तो पता ही है जो भी है. गैस फैल रही है. अगर वैक्यूम में गैस फैल रही है तो इससे रैंडमनेस बढ़ रही है या कम हो रही है? ऑफ कोर्स रैंडमनेस बढ़ रही है. तो दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव. यस, दिस इज पॉजिटिव. बिल्कुल. तो आ जाएगा. तो और डेटा भी है. डेल्टा सिस्टम जीरो और फॉर्मेशन इनसफिशिएंट. अभी तक तो सेट हो गया अपना. सी क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस. प्लीज नोट ये एडियाबैटिक भी था. हमने देखा Q0 मतलब ये एडियाबैटिक है, लेकिन ये एडियाबैटिक है और इरिवर्सिबल है. ये मत भूलिएगा. तो यहाँ पर तो इस तरह से मैच हो गया. अगर ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो Q रिवर्सिबल इज जीरो. देयरफॉर DS इज जीरो. राइट. तो डेल्टा सिस्टम इज जीरो. ये तो मैच कर रहा है. आइसेंट्रोपिक सिस्टम है. ठीक है. एंड रिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन. एक्सपेंशन में टेम्परेचर आई मीन वॉल्यूम बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है. डेल्टा इज N R ln V2 by V1 which is positive plus NCV ln T2 by T1. इसमें कुछ कह सकते हैं क्या होगा? ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नहीं बताया कि एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, क्या है. कुछ भी हो सकता था. एक्सपेंशन बोल दिया है बस. तो टेम्परेचर का क्या होगा? कितना बढ़ा, कितना घटा, कुछ बोल सकते हैं? कुछ नहीं बताया है. तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? आप देखें. रिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन बोला है तो क्योंकि इसमें प्रोसेस क्लियर नहीं है, आइडियल गैस है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ये पक्का है, टेम्परेचर का क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कहना कठिन है. इसलिए बेस्ट इज इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट. तो हमारे पास जो मार्किंग्स थी हमने आपको करके दिखा दी है. उधर वाले वही मैच हो गए और किस्मत अच्छी थी, यहाँ वाले यही मैच हो गए. अगला सवाल. Which of the following statements is are correct? A. The entropy of an isolated system with only PV work is always maximized at equilibrium.
सिस्टम आइसोलेटेड है, बाहर से मास या एनर्जी कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। हाँ जी, अगर ऐसा है तो अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था स्टेटमेंट, एंट्रोपी इज डेफिनेटली मैक्सिमाइज्ड, यस इट इज मैक्सिमाइज्ड एट इक्वलिब्रियम। बिल्कुल, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अगला पढ़िए। इट इज पॉसिबल फॉर द एंट्रोपी ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम टू डिक्रीज substantially in an irreversible process। कैसा संभव है? ये क्लोज्ड सिस्टम है, प्लीज नोट, वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, मास एक्सचेंज नहीं कर सकता, और किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान उसकी एंट्रोपी भयंकर रूप से सिस्टम की कम हो जाए, ये हो सकता है। ऐसे स्टेटमेंट बड़े रहस्यमय लगते हैं, पर मैं आपको बताऊं बड़ा अच्छा तरीका है। आप एक भी ऐसा एग्जाम्पल सोच लीजिए कि क्या ये संभव है। अगर एक भी एग्जाम्पल संभव है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चाय का एक प्याला है, हाँ जी, गर्म चाय है, भाप निकल रही है, ठीक है, आपने उस पर एक ढक्कन ढक दिया। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, ढक्कन में अंदर की तरफ पानी की बूंदें जम जाती हैं। कहां से आ गया पानी? वाटर वेपर थी बाबू, वो कंडेंस हो गई है तो पानी बन गया है। तो वेपर्स अगर कंडेंस हुई हैं, अगर जल्दी जल्दी हो रही है तो यस, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, यस। क्लोज सिस्टम है, ढक्कन बंद है, क्लोज सिस्टम है। क्या वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड बन सकती है? बन सकती है, ठंडा कर दो बन जाएंगी। वाओ, और कैसे एंट्रोपी कम हुई है? हाँ, तो क्या ये संभव है? हाँ संभव है, इसमें कौन सी बात है? बी इज ऑल्सो पॉसिबल। देखिए, सी, एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ यस, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती, तो इट कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, यस। एंड डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज जीरो। अच्छा, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। पूरा यूनिवर्स भी एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम है, डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो है, या डेल्टा एस सिस्टम फॉर आइसोलेट टूवर्स थर्मो के पॉइंट ऑफ व्यू से एन आइसोलेटेड सिस्टम इज एज गुड एज यूनिवर्स। ठीक है, तो जैसे ही बोला डेल्टा सिस्टम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब डेल्टा यूनिवर्स एक तरह से इज जीरो if the process is overall reversible, yes it is। wow, ए बी सी डी सारे सही हैं। जी हाँ, ए बी सी डी सारे सही हैं, तो आसान है, खूबसूरत है ये। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने, और एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों का तहलका मचा रखा है, दोनों ने तलवारें खींच रखी है, तलवारबाजी चल रही है। अब बात कहां पर आकर रुकी है? झगड़ा ये हुआ, एंट्रोपी क्या करती थी कि रैंडमनेस बढ़ाओ, रैंडमनेस मैक्सिमाइज करो, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनाओ, लिक्विड से गैस बनाओ, गैसों को भी गर्म कर दो, ऐसा। एनर्जी क्या कहती थी? ना ना, एनर्जी कम करो तो हम स्टेबल होंगे, गैस को कंडेंस करके लिक्विड बनाओ, लिक्विड को कंडेंस करके सॉलिड बनाओ, और सॉलिड को ठंडा करते जाओ, एनर्जी कम होगी। एक तरफ है एनर्जी घटाओ, और दूसरी तरफ है एंट्रोपी बढ़ाओ। ये रस्साकशी चल रही है किसमें? प्रकृति के दो महान तत्वों के बीच में। कैसे इनको कंपेयर किया जाए? कहां आएगा इक्विलिब्रियम? इस रस्साकशी का अंतिम फल क्या होगा? सॉलिड लिक्विड गैस कैसे बनेंगे? एंट्रोपी और एनर्जी को साथ साथ लेकर नेट रिजल्ट क्या होगा, ये कैसे देखा जाए? जब लोग कंफ्यूज थे, तब एकदम से प्रकट हुए वहां महान गिब्स। गिब्स ने कहा मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। जो उन्होंने कहा हाँ बोलिए भगवान, आप बोलिए, आप महान हैं। जी, तो गिब्स ने बताया। गिब्स ने कहा लेकिन वो तो बता दूंगा, पर जो फैक्टर बताऊंगा उसके नाम में हमेशा सम्मान पूर्वक जी लगाना पड़ेगा। तो कहा हाँ जी, हम नाम ही जी रख देते हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी जी। देखिए गिब्स जी की एनर्जी, गिब्स जी की एनर्जी, नीड क्या थी इसकी? वही तो था, हमने सेकंड लॉ पढ़ा है। सेकंड लॉ में डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव ऐसा बोला है, पर पूरे यूनिवर्स में जाके घूम के डेल्टा एस देखना आसान नहीं होता, इट बिकम्स अ पेन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें कोई ऐसी चीज अगर मिल जाए जो सिर्फ सिस्टम को देखें, और सिस्टम को देखकर ही उसके बारे में फीलिंग आ जाए, स्पॉन्टेनिटी के बारे में फीलिंग आ जाए, पूरे यूनिवर्स में न नाचना पड़े तो अच्छा। और वो काम कर दिखाया है किसने? गिब्स महाराज ने। कैसे? देखिए, उन्होंने डिफाइन करा एक नया वेरिएबल जी, और डेफिनेशन क्या दी? जी इज एच माइनस टी एस। जी इज एच माइनस टी एस। अच्छा, ये कहां से आया? जैसे एच बराबर यू प्लस पी भी था, ऐसे एक नया टाइम पास है ये। तो क्योंकि एच की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते,
इसलिए जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एच, टी और एस सारे स्टेट फंक्शंस हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, तो जी स्वयं भी स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यूनिट्स क्या है? किलो जूल्स या जूल्स, किलो कैलोरी या कैलोरी। अगर पर मोल कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो वो इंटेंसिव हो जाएगी, ये मत भूलना। जब तक इस यूनिट में लिख रहे हो तभी तक एक्सटेंसिव है। एक चलिए, अब बारी आती है यूटिलिटी की। क्यों डिफाइन करा जी को? जी की जरूरत क्या थी? हम तो तड़प रहे हैं, जी की तो बहुत जरूरत हमें। कैसे? आइए दिखाता हूं आपको। बहुत मजेदार छोटा सा डेरिवेशन है, आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। डेल्टा एस यूनिवर्स है, हाँ जी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या कहा था? डेल्टा एस यूनिवर्स मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स मस्ट बी पॉजिटिव, यस, ठीक है। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है जो सराउंडिंग्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो टेम्परेचर सिस्टम सराउंडिंग का सेम होगा और मान लो दिव्य टेम्परेचर है टी, ठीक, मान लो। अब क्या होगा? एक चीज बता दे, फर्स्ट लॉ से हमको पता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, heat which is absorbed by system is equal to heat which is released by surroundings, या delta H of surroundings is minus of delta H of system, ठीक है। अच्छा, डेल्टा सराउंडिंग्स क्या है? Q सराउंडिंग बाय T सराउंडिंग। और अगर कांस्टेंट प्रेशर चल रहा है तो Q QP है और QP डेल्टा H है, तो इट इज डेल्टा H सराउंडिंग बाय T सराउंडिंग, which is minus of delta H system by T। और T सराउंडिंग T सिस्टम सेम ही था, तो इसका मतलब है दिस इज आल्सो एट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे, दिस इज Q system by T system, which is minus of delta S system। आप देखिए इस तरह से अगर आप उस दिशा में चलना चाहें तो ट्रूली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और एक चीज आप कह सकते हैं क्या, कि डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। एंड डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या है? डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या है? माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाय टी, ठीक। जी लो, तो एक काम करें, सब तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। करना क्या चाहते हो? बोल रहे हैं खाली। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब है जब डेल्टा एस यूनिवर्स इज पॉजिटिव, तो टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी डेल्टा एस आल्सो शुड बी पॉजिटिव, यस ना। अब अगर पुराने वो देखें तो ये क्या है? टी डेल्टा एस, इसको इधर लेके देखिए, प्लस डेल्टा एच सिस्टम। तो आप ध्यान दें, टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। अच्छी बात है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम या डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच बाय टी इज पॉजिटिव। टी तो पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम इज पॉजिटिव। कहां से? इस लास्ट में जो इक्वेशन दिखाई थी वहां से, ठीक है। अगर ऐसा है, माइनस बाहर लीजिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा और आ जाएगा डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम इज लेस देन नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर हम दांव लगाते हैं, क्या हमने कहा? डिफाइन करो G बराबर H माइनस टी एस, ठीक है। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर करा रहे हैं तो डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। एक सेम टेम्परेचर पर अगर ये जो नया फंक्शन G है उसमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G कितना हो जाएगा? मैथमेटिकल है और कुछ नहीं है, डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अगर आप गौर करें यहाँ क्या था? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, और ये डेल्टा G ऑफ सिस्टम है, हाँ जी। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमने डिराइव कर लिया, डेल्टा G सिस्टम शुड बी नेगेटिव। अगर आप देखें, डेल्टा G इतनी चालाकी से डिफाइन करा गया है, इतनी चालाकी से डिफाइन करा गया है कि पूरे यूनिवर्स का डेल्टा एस देखने की बजाय अगर आप सिर्फ सिस्टम का डेल्टा G देख लें, उससे ही आपका काम चल जाएगा खूबसूरती से, और आप कर लेंगे इसे जो आप करना चाहते हैं, राइट? अच्छी बात है।
यहां देखिए, फॉर अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड डेल्टा जी बराबर जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। न इधर जा रहा है ना उधर, अटका हुआ है वहीं पे, इक्विलिब्रियम है। ये सबसे फंडामेंटल परिभाषा है इक्विलिब्रियम की। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम मस्ट बी जीरो। तो अब जब हम डेल्टा जी से वाकिफ हो चुके हैं, देख चुके हैं डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये भी देख चुके हैं कि क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या है, कि डेल्टा जी ऑफ सिस्टम मस्ट बी लेस देन जीरो। किसी भी सिस्टम की फ्री एनर्जी जी हाँ उसे फ्री एनर्जी कहते हैं, किसी भी सिस्टम की फ्री एनर्जी अगर कम हो रही है वक्त के साथ या प्रोग्रेस के साथ, या जो किसी भी प्रोसेस में, तो हम कहेंगे कि भाई वो स्पॉन्टेनियस है या वो जरूर अपने आप होगा। अब ऐसे में देखिए दो टर्म्स हैं, एक है डेल्टा एच और एक है टी डेल्टा एस। जी हाँ, कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन संभव है। कैसे? मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच इज नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो हम कहेंगे सिस्टम की खुद की एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो एनर्जेटिकली फेवरेबल है। जी हाँ, वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है। ठीक है। एंट्रोपिकली फेवरेबल कौन होता है? वो जिसकी एंट्रोपी बढ़ रही हो। ध्यान रखना, एनर्जी ऐसी चीज है जो कम हो तो अच्छा, एंट्रोपी ऐसी चीज है जो बढ़े तो अच्छा। तो अगर वो एंट्रोपिकली फेवरेबल है मतलब जिसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर ऐसा हो बहुत मजेदार है। यहां क्या है, यहां एक केस दे रखा है कि अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो मतलब एंट्रोपिकली अगर अनफेवरेबल। प्लीज नोट, टेम्परेचर केल्विन में हमेशा पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस ऑफ टी डेल्टा एस हो जाएगा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये डेल्टा जी को पॉजिटिव करना चाहेगा। क्या ये अच्छा है, ये बुरा है? तो इससे क्या होगा, ओवरऑल ये रिएक्शन के होने को रोकेगा, डिस्करेज करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो एनर्जी कहती है रिएक्शन तुम हो जाओ, और एंट्रोपी कहती है नहीं नहीं रिएक्शन तुम मत हो। एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन एंट्रोपी कम हो रही है। कोई ऐसा रिएक्शन याद में आता है जिसमें एनर्जी तो रिलीज हो और एंट्रोपी कम हो रही हो? हाँ, आता है। कौन सा? वेपर्स कंडेंस हो रही है। जैसे मान लीजिए H2O गैस कंडेंस होकर दे रही है H2O लिक्विड। गैस से लिक्विड बन रहा है, रैंडमनेस पागलों की तरह कम हो रही है और हीट तो निकल रही है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। वाओ! तो अब आप ये देखोगे कंडेंसेशन रिएक्शन कब फेवर होंगी। प्लीज नोट, ये पॉजिटिव टर्म हम चाहते हैं छोटा हो। क्यों? डेल्टा जी को नेगेटिव करना था अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है। तो ये प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है, ये एनकरेज कब होगी? हम क्या इसको बदल सकते हैं, इसके होने की टेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं? ध्यान रखो डेल्टा एच और डेल्टा एस तो लगभग कांस्टेंट्स हैं, टेम्परेचर बदला जा सकता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ये लेस पॉजिटिव होगा, यानी कि डेल्टा जी के नेगेटिव होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो दिस इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्म है उसे कम करना चाहते हैं, तो इट विल बी मोर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर्स। कॉमन सेंस से देखिए, वाटर वेपर को कंडेंस कर रहे हैं, कब फेवर होगी? ऑब्वियसली तब जब टेम्परेचर कम हो। ठंडा करेंगे तो ही कंडेंस होगी। सच है, इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। राइट? ठीक है। अब आप देखो, ये जो ये जो बात हम कर रहे थे, इट इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। हाई करते जाएंगे तो होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। ऐसे ही आप देख सकते हो 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। कौन से? दूसरा है डेल्टा एच और डेल्टा एस, दोनों बहुत मस्त है। एनर्जेटिकली फेवरेबल है और एंट्रोपिकली फेवरेबल है। एंट्रोपी बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल महा नेगेटिव है। टेम्परेचर की ऐसी तैसी, कुछ भी टेम्परेचर रखो दिल खोल कर, सब कुछ ऐसा हो रहा है। एनर्जी एंट्रोपी सब कह रहे हैं हो जा रिएक्शन, तू तो हो जा। शानदार है, बढ़िया है। ठीक है। इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। एक थर्ड पॉसिबिलिटी, बिल्कुल एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। अच्छा, और
एंट्रोपिकली भी फेवरेबल नहीं है। कितनी गंदी चीज है, ना एनर्जी फेवर कर रही है ना एंट्रोपी फेवर कर रही है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स उसका कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे इट इज नेवर एवर स्पॉन्टेनियस, कभी भी अपने आप नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कितना घटिया रिएक्शन है, कौन सा ऐसा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कोई हो जिसमें उल्टे एंट्रोपी भी कम हो रही हो, समथिंग ऑफ दैट काइंड, दैट इज समथिंग स्टूपिड, और उसमें जरूर ऐसा कह सकते हैं कि ये होगा जो अपने आप कभी नहीं होता। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, दे सकता हूं। जैसे सी ग्रेफाइट से बन रहा है सी डायमंड। ओ माय गॉड, प्लीज रिमेंबर, ग्रेफाइट और डायमंड में ज्यादा स्टेबल कौन है? इसमें ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, डायमंड कम स्टेबल है। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव। अच्छा, और ग्रेफाइट की लेयर्स तो स्लिप कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, डायमंड बिल्कुल रिजिड 3D स्ट्रक्चर होता है, एंट्रोपी भी कम हो रही है, डेल्टा एस इज नेगेटिव। तो क्या कभी ऐसा होता है कि कोयले अपने आप पड़े पड़े हीरे बन जाएं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप कुछ भी कर ले, आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत सारा ड्रामा होता है। ग्रेफाइट नॉर्मली, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ग्रेफाइट कैन नॉट बी चेंज टू डायमंड्स। मेक सेंस? ठीक है, ये तो मजा आता। आपने कोयले रखे, एक बोरी रखे, वो हीरे बन गए, कितना मनोरंजक होता। ऐसा होता नहीं है। ठीक, इट इज नेवर नेवर स्पॉन्टेनियस। चौथी पॉसिबिलिटी, एनर्जेटिकली अनफेवरेबल हो पर एंट्रोपिकली फेवरेबल। जैसे जैसे CaCO3 सॉलिड, हीट किया, CaO प्लस CO2, गैस बन रही है तो डेल्टा एस पॉजिटिव है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ताजमहल। क्या ताजमहल डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड दे देता है? अगर ऐसा होता तो लोग वहां जाकर खैनी खाते रहते, वही चूना निकाल निकाल के उसमें तंबाकू मिला के, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करता इतने आराम से। क्यों नहीं करता? अरे हीट करना पड़ता है यार, 900 डिग्री हीट करते हैं तब डिकम्पोज होता है। धूप में थोड़ा 900 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 40-50 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक कहता है अनफेवरेबल है, दूसरा फैक्टर कहता है फेवरेबल है। तो कंडीशंस सोच सकता हूं कब ये रिएक्शन फेवरेबल होगा। हाँ, ये तो आप बता सकते हैं आराम से। कैसे? पॉजिटिव को हमें घटाना है और नेगेटिव को हमें बढ़ाना है। इसको बढ़ाना है, ये फिक्स्ड है, तो टी को बढ़ाइए। हाई टेम्परेचर पर, गर्म करने पर ही होगा। तो रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा था, 900 डिग्री पर डिकम्पोज करता है CaCO3, CaO और CO2। देख सकते हैं आप, शांत आ रही है। तो चारों कॉम्बिनेशन में देखें, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव करना है तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या एंट्रोपी जिसकी बढ़ रही है घट रही है, चार कॉम्बिनेशंस बनते हैं। चारों में हमने देखा कि क्या क्या जरूरत लगेगी। एक केस जो हमेशा स्पॉन्टेनियस है, एक जो कभी स्पॉन्टेनियस नहीं है, एक जो हाई टेम्परेचर पर है, लो पे नहीं, और एक जो लो टेम्परेचर पर है और हाई पे नहीं है। ठीक, तो चलिए अब आगे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। एक बहुत मजेदार छोटा सा एक डेरिवेशन है, दिखाता हूं आपको। आप देखिए मेरे साथ। जी क्या था? डेफिनेशन क्या थी? जी बराबर H माइनस TS। ठीक है, डिफरेंशिएट मार दो। dg क्या है? dH माइनस d ऑफ TS। ठीक है, नाउ dH अगर तुम्हें याद हो, H बराबर U प्लस PV, तो dH इज du प्लस d ऑफ PV। ठीक है, और du क्या था? PQ प्लस dW। ये तो प्याज की परतें के वाले खुलती चली आ रही है। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? dg इज, वेल, ये था du प्लस d ऑफ PV माइनस d ऑफ TS, और d of PV is PdV plus VdP, d of TS is TdS plus SdT। I mean, simple chain rule। ठीक है, अब देखो तमाशा बेटा, एक मजे की बात बताऊं तुम्हें। जो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है DW, किन किन तरीके से नापते हैं? वेल, एक तो वही पुराना PV वर्क होता है, DW जिसे कहते हैं PV, सिस्टम फैला पिच का वगैरह। पर इसके अलावा ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, बहुत कुछ हो सकता है। इन जनरल हम उसको बोल देते हैं नॉन पीवी वर्क। अच्छा, तो दो तरह का है। हाँ जी, पीवी वर्क जो कि सिस्टम भाई, कोई भी सिस्टम अगर किसी प्रोसेस में फैल रहा है तो एटमॉस्फेयर को धक्का मार के वर्क खर्च करेगा ही, और अगर पिचक रहा है तो एटमॉस्फेयर उसके वर्क ऊपर वर्क करेगा ही।
ये ऐसा वर्क है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमारी इच्छा हो या नहीं। क्यों? एटमॉस्फेयर तो रहेगा ही, तो ये तो होगा ही होगा, वी कांट हेल्प इट। ठीक है, फाइन। तो जैसे हम गुब्बारा फुला रहे हैं, गुब्बारा फुलाने में क्या होता है, आप फूंक मार के रबड़ को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो रबड़ को जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, वर्क हो रहा है, जी हाँ। लेकिन एक और एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है, कौन सा? आप एटमॉस्फेयर को धकेल कर पीवी वर्क भी कर रहे हैं। हो सकता है आप कहें कि मेरा काम गुब्बारा फुलाना है, मैं तो खाली रबड़ के बलून को स्ट्रेच करना चाहता हूँ, एटमॉस्फेयर को धक्का मारने में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो, एटमॉस्फेयर तो है, जब फुलाओगे तो उसको धक्का तो पड़ेगा, और उसका जो वर्क है उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा, यू विल लाइक इट और यू विल नॉट। तो वर्क डन के दो कंपोनेंट हैं, कौन सा? एक एटमॉस्फेयर को धक्का मारने के लिए पीवी वर्क, वो आपने खर्च किया, और दूसरा रबड़ को खींचने के लिए, उसके इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट उसको फुलाने के लिए आपने एक नॉन पीवी वर्क किया। और टोटल वर्क कितना है? पीवी वर्क प्लस नॉन पीवी वर्क। अच्छा, ये बातें कम होती है, मजेदार है, होनी चाहिए, आपके सामने है। ठीक है, तो इसीलिए हमने खाली इसको जो लिखा है, इसको दो हिस्सों में तोड़ के लिखा है ऐसे, बाकी तो वैसे एज इट इज कॉपी कर लिया है। ठीक। पीवी वर्क को आप बड़े प्यार से लिख सकते हो, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है। वैसे dwpv is minus px dv, which is equal to p minus pdv if process is reversible. ठीक है, dq reversible is also tds. yes, रिवर्सिबिलिटी के डबल फायदे हुए। अब आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, जब हमने पहले क्या लिखा था, ध्यान से देखो, ये था। तो हमने क्या कि इसी डेरिवेशन में dq is dq reversible and dwpv is minus pdv plus dw non pv plus pdv plus vdp minus tds plus sdt, total time pass। अब dq reversible is equal to tds, tds minus tds कट गए, माइनस pdv प्लस pdv कट गए, रख करेंगे, तो बस एक, दो और तीन टर्म्स बचे, जी हाँ, vdp sdt और dw नॉन pv। vdp sdt और dw नॉन pv। एक सिली मिस्टेक, प्लस माइनस की थी पिछली स्क्रीन में, मैंने प्लस लिख दिया था, माइनस होगा। ठीक है, राइट। चलो, एक काम करें क्या, जब भी हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, अक्सर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कराते हैं। करना क्या चाहते हो? अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे करा रहे हैं, तो ये और ये तो जीरो हो जाएंगे। क्या बात कर रहा है? हाँ सही। तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा dw नॉन pv इज dg। अच्छा, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उस केस में आ जाएगा therefore delta g is w non pv। in that case delta g would be equal to non pv work for a chemical reaction at constant temperature or pressure in a reversible या under reversible conditions। जी, तो बढ़िया है, तो नॉन पीवी वर्क डायरेक्टली डेल्टा जी से रिलेटेड है। यस, कोई और चीज और भी असम्पशन हो सकती है, कई बार पीवी वर्क होता ही नहीं है। अगर पीवी वर्क नहीं होता तो डेल्टा जी कितना होगा? वो वीडीपी हो जाएगा, बशर्ते टेम्परेचर कांस्टेंट हो। क्यों? पीवी वर्क तो अक्सर नहीं होता। अब लोगों की सनक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया तो ऐसे है, उसी की वजह अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते तो माइनस एसडीटी या उस तरह से। नेवर माइंड, आप देखें v is an RT by P, फाइन, तो dg is so much, तो डेल्टा g is, आप देख सकते हैं, इंटीग्रेट कर लीजिए, आ जाएगा माइनस nRT, सॉरी nRT by P dP, या डेल्टा g is nRT ln P2 by P1, आ जाएगा डेल्टा g is nRT ln P2 या P final by P initial। सुंदर है, शानदार है। ये कब था? दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे थी when dw या when non pv work is zero। अगर ये दो शर्तें लागू हो रही हैं तो आप सिस्टम का डेल्टा जी निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, नॉट कंप्लेनिंग, फाइन। एक चीज और है, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब फाइनल प्रेशर इज लेस देन इनिशियल प्रेशर। प्रेशर घटेगा तो डेल्टा जी नेगेटिव है, बढ़ेगा
पॉजिटिव है। एक और चीज है, N को हमने बाहर निकाल दिया है, इसका मतलब नो केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शन, इसके पहले हमने एक डेरिवेशन किया था, डेल्टा जी इज W नॉन पीवी, उसमें टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट थे, रिवर्सिबल था, पर एन चेंज हो सकता था, रिएक्शन के लिए था। यहाँ पर सिंपल गैस है, डब्बा बंद है, कोई रिएक्शन नहीं कर रही है। और आइसोथर्मली यदि आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए फिर डेल्टा जी का एक्सप्रेशन ऐसा है। ठीक है, और केस नॉन पीवी वर्क जीरो तो है, लेकिन और टेम्परेचर कांस्टेंट भी है। आगे देखिए, तो लेकिन गैस ना होकर सॉलिड या लिक्विड है, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए डेल्टा जी सिंपली इंटीग्रल वी डीपी। और सॉलिड से लिक्विड्स का वॉल्यूम प्रेशर के साथ बहुत चेंज नहीं होता, लगभग कांस्टेंट रहता है। चाहे तो वॉल्यूम को बाहर ले सकते हैं, वॉल्यूम को बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा वी डेल्टा पी। दिस इज डेल्टा जी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये तो आसान है, रिजल्ट सारे आसान है, बस एक एक बार डिराइव करके आपको दिखा दूं, ताकि मौके पे आप चाहो तो खुद भी डिराइव कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। आना चाहिए, एक बार देखा होना चाहिए। इसलिए एक थर्ड पॉसिबिलिटी फिर से क्या किया है, बदमाशी वही है, नॉन पीवी वर्क को जीरो रखा है। अच्छा, लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट था तो dg इज माइनस एस डी टी, ठीक है। एंड s क्या था? वैसे तो वो डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी था, अब यहाँ पे देखो कह सकते हो s इज माइनस dg बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, फाइन। आप देखें, अगर चाहें तो एंट्रोपी की एक बहुत सुंदर परिभाषा जो आपके सामने आई है, एंट्रोपी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट। यहां से मिल जाती है, ठीक है। तो जो हमने सबसे पहले किया था, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी इज नॉन पीवी वर्क। आपकी आंखों के सामने ये देखिए, ये वो है जिसके कारण इसे फ्री एनर्जी कहा जाता है। क्यों? ये मुफ्त में मिल जाती है? नहीं, दिस इज द एनर्जी विच इज फ्री टू डू यूजफुल वर्क। प्लीज नोट, नॉन पीवी वर्क तो वो है जो कि आप चाहते थे कराना, और पीवी वर्क तो वो रिश्वत है जो आपको देनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। तो nobody is interested in PV work. People are often interested in non-PV work, which is sometimes also called अवेलेबल एनर्जी या यूजफुल एनर्जी, जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो खुद का वर्क करने के लिए किसी सिस्टम से। वो एनर्जी, द एनर्जी विच इज फ्री टू डू यूजफुल वर्क, दैट इज फ्री एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी। राइट? अच्छा है, वही इंटरप्रिटेशंस यहाँ है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी का मतलब क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पीवी वर्क या यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सिस्टम। यूजफुल वर्क क्या इलेक्ट्रिकल वर्क ही होता है? नॉट रियली। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है वो भी चलेगा, शाफ्ट को घुमाया है, मिक्सी चलाई है, वो वर्क किया है वो भी चलेगा। एनी नॉन पीवी वर्क इज वेलकम, इट शुड नॉट बी पीवी वर्क। कंस्ट्रेंट खाली इतना है, राइट? चलो, और कुछ, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो, पॉजिटिव आ गई तो आप कह सकते हो कि अगर जबरदस्ती रिएक्शन कराना है, हाँ जी, अपने आप तो नहीं होता, अगर कराना है तो दिस रिप्रेजेंट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क विच हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम, ताकि ये कमी पूरी हो जाए और सिस्टम काम करने लग जाए। अच्छा, तो धक्का लगाने के लिए गाड़ी को कितना वर्क चाहिएगा वो बताता है डेल्टा जी। जी हाँ। या अगर सिस्टम अपने आप चल रहा हो, रिएक्शन अपने आप हो रहा हो, तो वो कितना यूजफुल वर्क कर देगा ये बताता है डेल्टा जी। जी हाँ, दोनों तरह से कह लीजिए, यही बताता है। राइट? चलिए, व्हाट इज फ्री इन गिब्स फ्री एनर्जी? अभी अभी हमने बात करी थी, फ्री क्या है गिब्स फ्री एनर्जी में? डेल्टा एच या जी इज एच माइनस टी एस। इसको देखें, एच तो एंथैल्पी है, कई बार लोग कहते हैं ये टीएस वाला जो टर्म है ये वहां से आता है, वो फ्री या जो वाला मामला। ठीक है, व्हाटएवर, इट इज अ ब्यूटीफुल एंड लवली इंटरप्रिटेशन, नथिंग मोर देन दैट। तो बच्चे लोग, ये है तो कहानी बड़ी दिलचस्प, लेकिन अब ये कहानी फिलहाल हमें यहाँ रोकनी होगी। फिर से जादू की छड़ियां घुमाएंगे, फिर से फ्री एनर्जी का जादू जगाएंगे, लेकिन कब? तब जब आप असाइनमेंट्स कर लेंगे, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे, डेफिनेशंस को एक बार लर्न कर लेंगे। इन सब चीजों के साथ आप रहिएगा तैयार, क्योंकि हम फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक का रहेगा इंतजार। नमस्कार।